हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें आप लोग की जो डिमांड आई थी वो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिमांड आई थी, उस पर सबसे ज़्यादा वोटिंग थी। तो वो सब्जेक्ट थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा। सेकंड जो डिमांड थी आरसीसी के लिए थी, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवीजन की फॉर्म में ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, लगभग 3-4 वीडियो में आरसीसी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट इस तरीके से रिवीजन होगा जैसे लगेगा कि आप खुद ही रिवाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वैसा क्यों होता है वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड अगर फॉर्मूला है तो वो हम देखेंगे। बस रिवीजन के फॉर्म में वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरह जैसे मैंने इसका डेमो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था कैसे सीरीज़ चलने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग आरसीसी का रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर मैं फादर ऑफ आरसीसी की बात करता हूँ तो ये फ्रैंकोइस कोइग्नेट फादर ऑफ आरसीसी हैं। फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट से 19वीं सेंचुरी में। बात करते हैं, पहला आयरन रेनफोर्स स्ट्रक्चर बनाया गया था कंक्रीट का। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जॉन स्माइटन है। और फेरो सीमेंट की अगर मैं बात करूँ किसने फाउंड किया था, वो जोसेफ मोनियर थे। पोर्टलैंड सीमेंट किसने यहाँ पे फाउंड किया था, तो ये जोसेफ एस्पेडिन थे 1824 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ मिनिमम का क्राइटेरिया आ जाता है नॉमिनल कवर का, उसको देख लीजिए कि इस तरह मैंने लिख रखा है। आपको नोट्स में काफ़ी मज़ा आने वाला है और यहाँ पे रिवीजन में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर नॉमिनल एक्सपोजर कंडीशन की बात करें, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये कंडीशंस होती हैं आपकी एक्सपोजर सी। इसमें ही आपका क्या देखने को मिलेगा, इसी हिसाब से आप याद कर सकते हैं मिनिमम कवर कैसे 20, 30, 45, 50, 75, इस तरीके से आपको याद करना है। 20, 30, 45, 50, 75। अगर मैं मिनिमम वाटर कंटेंट रेशियो की बात करता हूँ, वाटर सीमेंट रेशियो, तो 0.55, 0.50, 0.45, 0.45, 0.40। ठीक है, बात करते हैं पीसीसी में क्या ग्रेड रहने वाली है, तो यहाँ पे माइल्ड में कोई ग्रेड नहीं होते। उसके बाद स्टार्ट होती है 15, 20, 20, 25। आरसीसी की बात करें तो 20, 25, 30, 35, 40 यहाँ पे स्टार्ट होता है। और 15 और 20 को अगर कंबाइन करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। 20, 30 की बात करेंगे पीसीसी और आरसीसी, तो ये सी वाटर कंडीशन हो जाती है। अगर मिनिमम सीमेंट कंटेंट की बात करते हैं तो 300, 300, 320, 340, 360 आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक और नॉमिनल कवर का क्राइटेरिया होता है सेक्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग। इसमें अगर नॉमिनल कवर की बात करें तो स्लैब के केस में 20 होता है, बीम के 25 होता है, कॉलम का 40 और फुटिंग का 50 होता है। बट इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया कॉलम का भी चेंज हो जाता है। अगर कॉलम का जो कवर है वो 25 mm कब लेना है, जब जो साइज़ होता है कॉलम का वो 200 mm से कम होता है या इसके बराबर होता है, तो हमको 25 mm लेना पड़ता है, 40 mm नहीं लेना होता है। अगर फुटिंग की बात करें, इसका साइड और टॉप में कितना लेना पड़ता है, ये जो है 50, ये बॉटम का है। अगर टॉप और साइड की बात करें तो हमें 75 mm लेना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ में डायमीटर ऑफ द बार, ये जो कवर है 20, 25, 40, 50, या फिर डायमीटर ऑफ बार, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो हमको लेना पड़ता है। ये आपको याद रखना, नॉमिनल कवर में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कभी कन्फ्यूजन होता है कि भैया इसमें और डायमीटर बार मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो याद रखिए कि नॉमिनल कवर आपको प्रोवाइड करने से फ़ायदा है कि नहीं, बिल्कुल फ़ायदा है। तो इसलिए यहाँ पे हम ग्रेटर चीज़ों को प्रेफर करते हैं। फिर यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो के रिगार्डिंग भी यहाँ पे टेबल दे रखी है, वो आप देख सकते हैं कि ग्लास में 0.02 से लेकर 0.03, कंक्रीट का 0.1 से 0.2 पॉइजन रेशियो, कास्ट आयरन का 0.2 से 0.3, स्टील का 0.27 से 0.3, रॉट आयरन का 0.3, एल्युमिनियम का 0.33, कॉपर का होता है 0.33 से लेकर 0.6। अगर मैं बात करता हूँ ब्रास एंड ब्रॉन्ज का, तो 0.34 आपको देखने को मिलेगा, नायलॉन का 0.4, रबर का 0.45 से लेकर 0.5। ये आपके टेबल होगी ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट आरसीसी का। ये कुछ बेसिक बातें थी, उसी जगह पे मैंने नॉमिनल कवर भी लिख लिया था, जो कि आपके बहुत बार पूछा जाता है नॉमिनल कवर। अब हम आरसीसी की स्टार्ट करें तो आपको पता फंडामेंटल बेसिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो आरसीसी होता है इसे हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करेंगे, ये आरसीसी में क्या होता है, कंक्रीट और हमारा रेनफोर्समेंट दोनों होता है, दोनों यहाँ पर दिया जाता है। बट अगर हम बात करें कंक्रीट में, तो यहाँ पर सिर्फ कंक्रीट होती है। और कंक्रीट की बात करें, पीसीसी जैसे कहते हैं, ये ब्रिटल फेलियर देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में स्ट्रांग नहीं होता है। बट अगर बात करेंगे आरसीसी डक्टाइल फेलियर भी देता है, क्योंकि इसमें स्टील के साथ साथ कंक्रीट भी यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सीमेंट में क्या होता है, तो कंक्रीट में सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट, वाटर एडमिक्सचर, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनता है, कंक्रीट बनता है। ठीक है, जिसमें सीमेंट क्या एक बाइंडिंग मटेरियल है, ये आपका क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, ये आपका फाइन एग्रीगेट होता है, वाटर एडमिक्सचर हो गया। बात करते हैं यहाँ पे सीमेंट का किसने यहाँ पे क्या किया था, आविष्कार किया था, तो यहाँ पे
जोसेफ एस्पिडन ने किया था 1824 में। सीमेंट का अगर बात करें डेंसिटी तो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.14 से लेकर 3.15 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम क्यों स्टील को प्रेफर करते हैं। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, स्टील का जो आपका अल्फ़ा होता है मीन्स कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो लगभग किसके बराबर होता है, कंक्रीट के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा जो होता है कंक्रीट का 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस होता है, स्टील का 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों का लगभग सिमिलर होता है, इसलिए स्टील को ही हम प्रेफर करते हैं कंक्रीट में स्टील के रूप में। उसके बाद हम कॉपर की बात करें तो 17 × 10⁻⁶, और यहाँ पे क्या होता है पर डिग्री सेल्सियस। ब्रास का 19 × 10⁻⁶, एल्युमिनियम का 23। सिंपल आपको याद कैसे रखना है, 11, 12, 17, 19, 23, क्योंकि 10⁻⁶ तो सब में कॉमन है। तो 11, 12, 17, 19, 11, 12, 17, 19 कंक्रीट, स्टील, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्रीट में। तो कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, स्टील आपका डक्टाइल मटेरियल है। यहाँ पे स्टील की ग्रेड्स की बात करें तो 250 आता है, HOSD आता है, TMT बार आता है। ठीक है, स्टील की अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ई की बात करें मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील की अगर बात करते हैं तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी, बात करते हैं पीसीसी की। तो पीसीसी की डेंसिटी कितनी होती है, 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आरसीसी की डेंसिटी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिज़ाइन और फिलॉसफी ऑफ आरसीसी की बात करें तो यहाँ पे कई सारे आपके देखने को मिलते हैं, जैसे WSM हो गया, ULM हो गया, डिज़ाइन मेथड्स हैं, LSM हो गया। जनरली हम LSM को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट यहाँ पे है तो IS 456-2000 से हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो इसमें आपको सिंपल से याद रखना है कि इसमें जो स्ट्रेस होती है वो कहाँ लाई करती है, लीनियर इलास्टिक जोन के विथिन लाई करती है। मतलब जो स्ट्रेस होती है वो यील्ड लिमिट से भी नीचे आपके काम करती है। स्ट्रेस जो होती है यील्ड लिमिट से भी नीचे होती है, यील्ड लिमिट तक भी हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है, मोटे मोटे सेक्शन, हैवी सेक्शंस आपको देखने मिलते हैं। स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, कॉस्ट हाई होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी सेक्शंस होते हैं, इसलिए बेसिकली क्या होता है इसको हम इकोनॉमिकल नहीं मानते। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर डैम, ब्रिज, वाटर टैंक के कंस्ट्रक्शन में हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड में क्या होता है, इसमें लोड को हम अल्टीमेट लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेस को है इसको हम अल्टीमेट लेवल पे ले गए हैं। ठीक है, अल्टीमेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरिया तो कम होता है थोड़ा बहुत, स्ट्रेंथ भी आपकी कम होती है, कॉस्ट भी कम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को बिल्कुल भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता, सर्विसिबिलिटी नहीं देखते, सिर्फ लोड को हम अल्टीमेट लेवल पर लेके जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी मेथड जनरली हम डिज़ाइन में यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिमिट स्टेट मेथड, LSM मेथड जिसे आप कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि LSM में क्या होता है कि यहाँ पे सर्विसिबिलिटी भी कंसिडर की जाती है और यहाँ पे स्टेबिलिटी भी कंसिडर की जाती है। ठीक है, सर्विसिबिलिटी के साथ से सेफ्टी भी लेते हैं और सर्विसिबिलिटी भी लेते हैं। जैसे WSM मैंने क्या बताया, हैवी सेक्शन से मतलब सर्विसिबिलिटी यहाँ पे कंसिडर की गई है। ULM में बात करें तो सेफ्टी कंसिडर की गई है, बट अगर LSM की बात करें तो सर्विसिबिलिटी के साथ साथ सेफ्टी भी कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LSM के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मेनली LSM से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू WSM। ठीक है, तो LSM की बात करते हैं। LSM में दो चीज़ें डिज़ाइन है, पहला बात करते हैं लिमिट स्टेट कोलैप्स एंड दूसरा आ जाता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। कोलैप्स का मतलब सेफ डिज़ाइन की यहाँ बात कर रहे होंगे और सर्विसिबिलिटी का लॉन्ग लाइफ की बात करेंगे। अब यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, जहाँ भी आप देखिएगा जहाँ पे आपको 5 स्टार या 4 स्टार 3 स्टार दिखेंगे, इसका मतलब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आया है। मेजरली जो 5 स्टार वाले क्वेश्चन वो SSC JEE के PYQ हो सकते हैं। नेक्स्ट तो कोलैप्स की अगर बात करें तो कोलैप्स में फ्लेक्चर आएगा, शियर आएगा, टॉर्जन आएगा, कंप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा और नॉन रिपेयरेबल जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स ड्यू टू फटीग, जो रिपेयर नहीं हो सकते, ऐसे क्रैक्स जो फटीग की वजह से रिपेयर नहीं हो सकते उसको भी हम कोलैप्स के कंसिडर में रखते हैं। ठीक है, जैसे फ्लेक्चर में कौन से मेंबर होते हैं, जैसे बीम, स्लैब, फाउंडेशन, ये सब फ्लेक्चर कंडीशन में आता है जिसमें बेंडिंग कंसिडर किया जाएगा। शियर और टॉर्जन भी बीम में होता है, कंप्रेशन आपका कॉलम में होता है, ये सारी चीज़ें तो ये आपको याद रखना है, फ्लेक्चर, शियर, टॉर्जन, कंप्रेशन, टेंशन एंड नॉन रिपेयरेबल क्रैक्स ड्यू टू फटीग। देन उसके बाद बात करते हैं सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सर्विसिबिलिटी में देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन आएगा, ड्यूरेबिलिटी आएगी, क्रैकिंग, क्रोजन, वाइब्रेशन, फायर असिस्टेंस, क्रीप, श्रिंकेज, रिपेयरेबल, क्रैकिंग ड्यू टू फटीग, ये आपकी चीज़ें यहाँ पे आएंगी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट आप देख सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो लगभग 10% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। और एक यहाँ पे पॉइंट आपको और याद रखना है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ तो 10% होती है, मतलब 1/10 ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर शियर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 20%, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी 10% एंड शियर स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना होता है वो 20% होता है। मैक्सिमम साइज कितना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे RCC में 20 mm लेते हैं,
यहाँ पे पीएच कितना लिया जाता है पीसीसी में वाटर का, तो यहाँ पे 6.6 से लेकर 8.5 या फिर कह सकते हैं कि आपका 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीसीसी की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन में होता है, वीक टेंशन में होता है। आरसीसी की बात करें तो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग, टेंशन में स्ट्रॉन्ग, लेकिन किस में वीक होता है, शेयर में आपका यह वीक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ग्रेड्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, जैसे M5, M75, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके। ठीक है, अब इसको क्लासीफाई करना होता है कि कौन सा ऑर्डिनरी ग्रेड में आएगा, कौन सा स्टैंडर्ड ग्रेड में आएगा, कौन सा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आएगा। अगर ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें तो M10 से लेकर M20 आता है, स्टैंडर्ड ग्रेड M25 से M55 आ जाता है, हाई स्ट्रेंथ की बात करें M60 और उससे अबव। लेकिन ये जो क्राइटेरिया था ये बहुत पहले का क्राइटेरिया था। अभी जो लेटेस्ट अपडेट होकर आया 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो जो स्टैंडर्ड ग्रेड था वो 25 से लेकर 55 था, लेकिन इसको एक ग्रेड इसमें और ऐड कर दी गई है, 25 से लेकर 60 हो गया। तो अब लेटेस्ट ये वाला है। ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड वाले में कितना आएगा, 8 ग्रेड आएगी और हाई स्ट्रेंथ में भी 8 ग्रेड आपको कंसिडर की जाएगी। ठीक है, ऑर्डनरी में कितनी M10 से M20 होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर अब कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस हिसाब से जो लेटेस्ट वाला है उसके हिसाब से आंसर करना होगा। अब आ जाता है बीम डिज़ाइन में। बीम डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीम एक फ्लेक्सर मेंबर, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसफर लोड इस पे लगता है। आरसीसी बीम यहाँ पे कंक्रीट होता है, स्टील होता है। डिज़ाइनिंग बात करेंगे तो किससे, बीम की डिज़ाइनिंग किससे होती है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से होती है। मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करें, सिंपल आपको क्या फॉर्मूला है, AST मिनिमम डिवाइड बाई BD बराबर क्या हो जाएगा, 0.85 अपॉन FY हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, AST मिनिमम डिवाइड बाई BD बराबर 0.85 अपॉन FY। ये फॉर्मूला होता है जिसमें AST मिनिमम क्या है, मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट इन बीम है। FY की बात करें तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। B और D की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ द बीम है। जिसमें मैं B की बात करूँ, चाहे स्मॉल b लिखिए चाहे कैपिटल B लिखिए, वो तो विथ ही होता है। बट यहाँ पे कैपिटल D स्मॉल d में थोड़ा सा यहाँ पे अंतर होता है। कैपिटल D की बात करें तो ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे देखने को मिलती है। इफेक्टिव डेप्थ की बात करें तो ये हो जाता है आपका टॉप कंप्रेशन फाइबर से लेकर जो यहाँ पे सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट होता है वहाँ तक जो डिस्टेंस होती है इफेक्टिव डेप्थ होती है। बीच में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो AST मिनिमम है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे FY पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि AST मिनिमम किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। इसके बेसिस पे अलग अलग जो ग्रेड की स्टील है उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। अगर मैं ग्रेड ऑफ स्टील की बात करें तो मैल स्टील 250 होता है, Fe 250। यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, 250 न्यूटन पर mm²। ऐसे HYSD की बात करें तो Fe 415 लेते हैं या Fe 500 लेते हैं। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 415 न्यूटन पर mm², और Fe 500 कितनी हो जाएगी, 500 न्यूटन पर mm²। ग्रेड अगर इस कंक्रीट की बात जैसे M30 लिखा है तो M का मतलब होता है मिक्स एंड 30 का मतलब होता है FCK कितना है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है क्राइटेरिया। ठीक है, AST मिनिमम का क्राइटेरिया जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया, AST मिनिमम डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। ये क्या है, AST मिनिमम का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बेसिस पे अलग अलग ग्रेड के बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें लिख रखी हैं। मैंने कैसे याद किया इसको, जैसे आपको पता है कि 250, 415 एंड 500 ऐसे सीरीज में ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है, ग्रेड चलेगी। तो मैंने याद किया 0.34% ऑफ BD, 0.20% ऑफ BD, 0.15% ऑफ BD, 0.77% ऑफ BD एंड 0.15% ऑफ BD। ठीक है, जैसे 250 है Fe 250 तो 0.34% ऑफ BD। Fe 415 स्टील दे रखा है तो 0.20% ऑफ BD। Fe 500 दे रखा है 0.17% ऑफ BD। Fe अगर 550 दे रखा है तो 0.15% ऑफ BD। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब सिंपल इस तरह याद रखिए, 0.34% ऑफ BD, 0.20% ऑफ BD, 0.17% ऑफ BD, 0.15% ऑफ BD। और स्टील आपको पता है कि 250 होगा, 415 होगा, 500 होगा, 550 होगा, इस बेसिस पे स्टील चलेगा। और ऐसे सीरीज में आप इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया होगा स्टील का कितना होना चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम स्टील के क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, AST मैक्सिमम एरिया कितना होना चाहिए स्टील का, वो 4% बीम जो एरिया है, मतलब कैपिटल B और कैपिटल D जो ये पूरा क्रॉस सेक्शन होगा, स्टील तक नहीं लेंगे, स्मॉल d इफेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ की बात कर रहे हैं। तो B इंटू D क्रॉस एरिया ओवरऑल की बात करेंगे। और यहाँ पे AST जो मतलब ये स्टील का एरिया है मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 4% ऑफ द बीम एरिया होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये कंडीशन जो है ये किसके लिए, कंप्रेशन के लिए कह सकते हो या फिर और टेंशन के लिए कह सकते हो। ठीक है, अगर ये क्या सिंगली रेनफोर्समेंट में है तो 4% ही लेंगे, लेकिन अगर डबली जाओगे तो डबली में ऊपर और नीचे दोनों जगह स्टील प्रोवाइड की जाती है तो 4 कंप्रेशन के लिए होगा, 4 टेंशन के लिए होगा। तो टोटल कितना होगा, 8%। किसमें, डबली रेनफोर्समेंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो एरिया होता है रेनफोर्समेंट का वो 8% प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में एजम्पशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एजम्पशन क्या कहता है कि प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, ये पहला
इसका अजम्पशन होता है। इसके रिगार्डिंग आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेन का डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, लीनियरली वेरी करेगा। बस ये कंक्लूड करना है। कंसेप्ट देखिए उस क्यों होता है वो देखिए, बस ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है। दूसरा अगर एजम्पशंस की बात करें, द कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट शैल नॉट बी ग्रेटर दैन 0.0035 अंडर फ्लेक्चर कंडीशन मीन्स बेंडिंग कंडीशन में। इसका मतलब क्या है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका क्या है, ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्या स्ट्रेन है, हमसे क्या कह रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेशन फाइबर कौन सा, टॉप वाला, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होगा 0.0035, ये आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस वैल्यू से 0.0035 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि 0.0035 है, ये कह रहा है जम्पशन। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर मैं तीसरी की बात करता हूँ, तीसरी एजम्पशंस की, तो तीसरा एजम्पशन क्या दे रखा है, स्ट्रेस ब्लॉक इस पैराबोलिक होता है अप टू स्ट्रेन वैल्यू 0.0035। यहाँ देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, मतलब ये 0 पॉइंट पे होगा, इससे लेकर 0.002 जो स्ट्रेन होता है वहाँ तक क्या होगा, ये पैराबोला होता है। और उसके बाद 0.002 से लेकर 0.0035 तक क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। 0.002 से लेकर 0.35 क्या होता है, रेक्टेंगुलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्राफ भी आप देख सकते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है। जहाँ तक ये क्या होगा, पैराबोलिक होता है 0.002 स्ट्रेन तक, 0.0035 स्ट्रेन तक क्या होता है, ये आपका रेक्टेंगुलर चलता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए जो पहला आपको कर्व दे रखा है, ये क्या है, ओरिजिनल ग्राफ है इसका कंक्रीट का, जो कि पैराबोलिक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एफसीके की, एफसीके का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, ये क्या होता है, एफसीके होता है। ये कहाँ पर हम निकालते हैं, लैब में निकालते हैं, तो एफसीके हमने लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, हम किसकी बात करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन द बीम। ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी, कंक्रीट की है। अगर बीम की बात करें तो बीम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको लगाना पड़ेगा 1.5 का, तो एफसीके डिवाइड बाय 1.5 करते हैं, 0.67 एफसीके आता है, ये इसका कर्व ये हो जाएगा। उसके बाद ये तो क्या है बीम में, लेकिन हम डिज़ाइन किसके बेसिस पे करते हैं, तो फिर से हम इसी वैल्यू पे क्या करते हैं, 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, मीन्स 0.67 एफसीके डिवाइड बाय 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.446 एफसीके। ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आ जाता है, ठीक है। याद रखना, आपको पता होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है। अगर बीम डिज़ाइनिंग बात करें तो बात करेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के केस में 1.5 होता है, स्टील के केस में 1.15 होता है। पार्शियल क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे अप्लाइड किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पूछ लिया है, क्योंकि जल्दी हम लोग क्या याद रखते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे निकलती है स्टील की, ये समझ लीजिए। जैसे FY है, इस पर जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे तो 0.87 FY जो होता है ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकलती है। जैसे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मैंने बताया 0.446 FCK होता है, वैसे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी होता है 0.87 FY जब हम इस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 1.15 का। अब क्या होता है कि अलग अलग ग्रेड की वजह से क्या होता है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ अलग अलग आती है। अगर आप 250 लेवल पर कैलकुलेट करेंगे और 250 रखेंगे FY की जगह पर, तो उसके हिसाब से 217.5 आ जाएगा। ऐसे ही 415 के लिए 361 होता है, 500 के लिए 432। कभी कभी पूछ लेता है कि हमको बता दीजिए कि 415 के लिए कितना होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इसी फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे थर्ड एजम्पशंस आपको समझा दिया, बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। ये क्या है, ये आपका डायग्राम है, ये स्ट्रेन डायग्राम, ये स्ट्रेस डायग्राम होता है, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर बनता है। अगर स्ट्रेस डायग्राम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है कि 0.002 तक ये पैराबोलिक चलता है, उसके बाद ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हो जाता है। ये जो लिखा हुआ है 0.446 FCK है, इसको आप लिख सकते हैं 0.45 FCK, ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। एंड 0.87 FY ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें, इसको हम क्या लिखा हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी इग्नोर्ड, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेंथ आर टेकन अप बाय द स्टील ओनली। मीन्स जितने भी आपके क्या होते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टील के द्वारा बियर किया जाता है, कंक्रीट उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये चीज़ है फोर्थ अजम्पशन से। फिफ्थ अजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 4th स्टार लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन स्टील, मतलब ये क्या है, कंप्रेशन साइड है, ऊपर देखिए ये कंप्रेशन साइड है, ये टेंशन साइड है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन की बात कर रहा है टेंशन साइड में, कितना बात कर रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन साइड शैल नॉट बी लेस देन, मतलब 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, बहुत स्पीड में आपको करना होगा। 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, या फिर आप क्या कर सकते हैं 1 अपॉन, अगर 0.87 करेंगे तो 1.15, कभी कभी ये भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करके चलना है। आप ये याद कर लेंगे तो इससे ये बना हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंशन साइड में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेंशन साइड में, ठीक।
नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन की मैं बात करता हूँ, आपने जो देखा 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, इसका बेसिकली क्या है, अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के बेसिस पे इसकी वैल्यूज़ आती हैं। जैसे बात करते हैं 250 पे कितना आता है 0.0030, 415 पे 0.0038, 500 पे 0.0042। लेकिन मैंने कैसे याद किया, स्टील तो ऐसे ही बढ़ेगा 250, 415, 500, मैंने याद किया 30, 38, 42। बस आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ याद करना, 30, 38, 42, बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ये टेबल आपको आराम से याद हो जाएगी। 250 के लिए 30 हो जाएगा, 415 से 38 हो जाएगा, 500 के 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रेन की वैल्यू है जो किस पे डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ स्टील। क्योंकि ग्रेड ऑफ स्टील अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रेन की वैल्यूज़ चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको पता हो क्लियर कवर की बात करें तो क्लियर कवर क्या होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये विथ हो गई, ओवरऑल डेप्थ हो गया। ये आपका क्या होगा, स्टील हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो स्टील के नीचे कुछ जगह छोटी रखी है, इसको क्या बोलते हैं, क्लियर कवर बोलते हैं। क्या होता है, क्लियर कवर है। बट अगर हम सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट से अगर हम नीचे तक डिस्टेंस लेंगे टेंशन फाइबर तक, तो क्या होगा, इफेक्टिव कवर होगा। अगर स्टील के सेंटर तक लेंगे, सेंटर से लेंगे तो इफेक्टिव होगा, सेंटर से नहीं लेंगे, उसके पेरीमीटर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, अब बात करते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की। तो सिंगली रेनफोर्समेंट की बीम की बात करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगली रेनफोर्समेंट का मतलब है जो स्टील होगा वो सिर्फ सेंटर टेंशन साइड में प्रोवाइड किया जाएगा। बीम यहाँ पे एनालिसिस भी होता है और डिज़ाइन भी होता है। ठीक है, अब ये आपका जो फिगर है ये आपको इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद करके चलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी हो गया। यहाँ पे स्मॉल डी का मतलब है स्टील के सेंटर तक हम लोग लेते हैं इफेक्टिव कवर, आपको पता ही होगा कि रिवीजन वीडियो है। तो हम बात करते हैं, अगर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाएंगे 0.002 इस रेंज तक तो वो 4.7 XU होता है। अगर 0.002 से लेकर 0.0035 तक जाते हैं तो 3/7 XU होता है। इसकी इंपॉर्टेंस कब समझ में आती है, जब हम C1 C2 निकालते हैं फोर्स। ठीक है, ये पूरा XU हो गया। ये आपका क्या है, स्ट्रेन डायग्राम है जिसमें कंप्रेशन स्ट्रेन, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होता है 0.0035, मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेन होता है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। इतनी फास्ट तरीके से आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। स्ट्रेस डायग्राम की बात करें तो 0.446 FCK कह सकते हो या फिर 0.45 FCK कह सकते हो। बात करें टेंशन, ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी 0.87 FY। ये क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्ट्रेस में अगर एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो 0.87 FY क्या स्ट्रेस है, इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, फोर्स बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए C1 C2 फोर्स निकलता है। उसके बाद इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो एक फाइनली कैपिटल C निकलता है जो C1 C2 का कम्बिनेशन होता है। ये कितना होता है 0.36 FCK B.XU। 0.36 FCK B.XU ये कंप्रेसिव फोर्स होता है। ठीक है, लीवर आर्म की बात करें तो टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं। जो कितना होता है D-0.42 XU होता है। 0.42 XU क्या है, जहाँ तक टॉप से लेकर कहाँ कंप्रेसिव फोर्स लगा है उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है 0.42 XU होती है। तो बचा लीवर आर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा D है तो D-0.42 XU हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीवर आर्म जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बता ही दिया, कंप्रेसिव और टेंशन फोर्स के बीच में होती है। सिंगली रेनफोर्समेंट में एक लीवर आर्म होती है। डबली की बात करें तो यहाँ पे 2 लीवर आर्म आपकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिसिस। ठीक है, ये तरीके से बताया था X2 X1 और X2 आ गया। इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंप्रेशन फोर्स निकालते हैं जैसे C1 C2। बट ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आपको फाइनली टोटल फोर्स कंप्रेसिव फोर्स याद रखना है जो कि 0.36 FCK होता है B.XU होता है। ठीक है, लोकेशन ये मैंने बता ही दिया आपको। जो कंबाइंड फोर्स की लोकेशन वो कहाँ होगी, 0.42 XU से होगी, टॉप कंप्रेशन फाइबर से। नेक्स्ट उसके बाद आता है न्यूट्रल एक्सिस की। आपका फॉर्मूला क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने का, तो वो होता है जब कंप्रेशन को टेंशन के बराबर रखते हैं फोर्स को, जैसे 0.36 FCK B.XU बराबर 0.87 FY/EST। जब इसको बराबर रखते हैं तो XU निकाल लेते हैं यहाँ से। तो XU का फॉर्मूला क्या होगा 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FCK.B। ये फॉर्मूला होता है XU का। डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद करके चलना है। XU लिमिट 700 मतलब 700/1100 प्लस 0.87 FY इंटू D। 700/1100 प्लस 0.87 FY/D। अब ये 700/1100 0.87 FY जो है ये क्या होता है, K होता है। K को क्या कहते हैं, न्यूट्रल
क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कोफिशिएंट कहते हैं के, इसी वजह से क्या होता है एक्चुअल लिमिट जो होता है KD हो जाता है। और के आपके याद रखना कि जो एक्चुअल लिमिट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील पे ये भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अलग ग्रेड की वजह से क्या होता है ये के की वैल्यूज़ अलग अलग निकल के आती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रेड अगर 250 लेंगे तो एक्चुअल लिमिट जो के की वैल्यू होगी या एक्चुअल लिमिट टोटली आप कह सकते हैं 0.53D कह सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि Fe 250 के लिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस का जो फैक्टर है वो कितना होगा, तो उस केस में आपको 0.53 ही बोलना पड़ेगा। बट अगर एक्चुअल लिमिट पूछ लेगा तो 0.53D हो जाएगा। ऐसे ही 415 के लिए 0.48D हो जाता है, 500 के लिए कितना हो जाता है 0.463 हो जाता है। मैंने कैसे याद किया, 0.53D, 0.48D, 0.46D, ये हमने याद किया ग्रेड ऑफ स्टील की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड ऑफ स्टील जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड ऑफ स्टील जैसे 250 से लेकर 415 पहुँचा, 400 से 500 पहुँचा, तो ये वैल्यूज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसलिए ये इन्वर्स रिलेशन में फॉलो करता है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस याद करने का फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है कि मोमेंट क्या होता है ये दिमाग में रखो, मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे लीवर आर्म हो जाएगा। अब जैसे कंप्रेसिव साइड के अगर मैं बात करूँ MR कैसे निकालना है, तो फोर्स मैंने क्या बताया, फोर्स पहले आपको लिखना है, इंटू क्या करना है, लीवर आर्म लिखना है। तो फोर्स क्या है कंप्रेशन साइड का 0.36 FCK B.XU इंटू D माइनस 0.42 XU, ये क्या लीवर आर्म है। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंप्रेशन साइड का MOR निकालने का 0.36 FCK.B.XU ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU, ये होता है कंप्रेशन साइड का। टेंशन की बात करें तो ये क्या है, फोर्स है 0.87 FyEST और फिर आके आ जाएगा आपका लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेंशन साइड में 0.87 FyEST ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU, ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या होता है 0.87 FyEST, ये फोर्स है। ये क्या होता है, चाहे सिंगली रेनफोर्स बीम हो चाहे डबली रेनफोर्स बीम हो, ये फॉर्मूला सेम ही रहता है। टाइप्स ऑफ सेक्शंस की बात करें तो पहला होता है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे XU जो होता है, ये देखिए XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो सेम होती है, ठीक है, बराबर होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। वैसे XU बराबर XU मतलब यहाँ पे सभी चीज़ें बराबर होंगी। XU एक्चुअल लिमिट के बराबर होगा, AST बैलेंस के बराबर होगा, MOR बैलेंस के बराबर होगा। इसमें क्या इसकी खासियत है इस सेक्शन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता है, मल्टीपल टाइम ये पूछ चुका है एग्जाम्स में। इस सेक्शन में क्या होता है कि कंक्रीट और स्टील अपनी जो अल्टीमेट लिमिट पे है वो सेम टाइम पे पहुँचते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेक्शन है ये थ्योरेटिकली पॉसिबल बात करेंगे, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल हो जाता है लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल सेक्शन होता है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 टाइप के सेक्शंस होते हैं, जैसे आपको पता है बैलेंस सेक्शन होता है, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन होता है और ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन होता है। तो अब अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे बेस्ट सेक्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टील अपने अल्टीमेट लिमिट पे पहले पहुँचता है। जैसे यहाँ पे देखिए XU क्या एक्चुअल लिमिट से कम होगा, AST बैलेंस से कम होगा, MOR बैलेंस से कम होता है। यहाँ पे जो फेलियर होता है स्टील का वो फ्रैक्चर की वजह से नहीं या फेलियर की वजह से नहीं, यहाँ पे यील्डिंग की वजह से स्टील का फेलियर होता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि जो स्टील का फेलियर होता है अंडर एनफोर्स बीम में वो किसकी वजह से होता है, यील्डिंग की वजह से होता है या फ्रैक्चर की वजह से होता है, फेलियर की वजह से होता है, तो वहाँ पे आपको यील्डिंग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो रेनफोर्समेंट होगा अंडर रेनफोर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है अंडर रेनफोर्स मतलब स्टील यहाँ पे कम है। तो स्टील क्या होती है बैलेंस सेक्शन से यहाँ पे कम प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पे स्टील अपने अब जो चीज़ें कम है वो सबसे पहले ख़त्म हो जाएंगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि रेनफोर्समेंट अंडर का मतलब कम है, तो कम का मतलब स्टील कम है। स्टील जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा वो जल्दी खर्च हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टील जो होगा सबसे पहले अपने अल्टीमेट परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि स्टील सबसे पहले फेल होता है कंक्रीट के मुकाबले, इसलिए ये फेलियर क्या होता है डक्टाइल फेलियर कहते हैं। ये जब फेल होता है तो यहाँ पे हमको प्रॉपर वार्निंग आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में क्या होता है कि XU जो होता है XU लिमिट से ज़्यादा होगा, AST लिमिट से ज़्यादा होगा, MOR लिमिट से ज़्यादा होगा। अब इस सेक्शन की खासियत क्या है कि इसमें क्या होता है रेनफोर्समेंट लिखा ही है, ओवर का मतलब क्या ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा रेनफोर्समेंट ज़्यादा होगा। अब रेनफोर्समेंट ज़्यादा मतलब कंक्रीट क्या है कम है, जो कम होगा वो सबसे पहले पहुँचेगा लिमिट पे। तो कंक्रीट यहाँ पे सबसे पहले परमिसिबल लिमिट पे पहुँचता है, तो यहाँ पे प्रॉपर वार्निंग आपको नहीं देखने को मिलता है, कंक्रीट तुरंत टूट जाती है, तो तुरंत यहाँ पे कंक्रीट फेल हो जाती है। डेंजर सेक्शन होता है, इसको जनरली हम डिज़ाइन नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल जैसे हम लोग यहाँ पे अभी कवर नहीं करेंगे, हम लोग का यहाँ पे टारगेट है रिवीजन करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एनालिसिस के स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएँ। जैसे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो XU लिमिट सबसे पहले आपको जब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में क्या निकालना होता है MOR निकालना होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करना, मतलब XU लिमिट इज इक्वल टू KD
और मैंने इसका फॉर्मूला बताया 0.53D, 0.48D, 0.460, 250, 415 और 500 के लिए। सेकेंड स्टेप पे आपको XU निकालना होगा। XU कैसे निकालेंगे? XU का फॉर्मूले से निकालेंगे 0.87 FYEST डिवाइड बाई 0.36 FCK.B। ये क्या होता है? XU का फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों से फॉर्मूले से आप जब निकाल लेंगे XU और XU लिमिट, इन दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने पे अगर बराबर आ जाता है, दोनों की वैल्यूज़ बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो? बैलेंस सेक्शन होगा। बैलेंस सेक्शन का मतलब जो डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट होगा और बैलेंस MOR होगा, वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट का मतलब होगा जो एक्सटर्नल लोड की वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो। बैलेंस का मतलब बीम की ताकत, बीम की कितनी शक्ति है इस एक्सटर्नल लोड को रेसिस्ट करने के लिए, वो MOR बैलेंस होता है। अब अगर XU लिमिट से कम आ जाता है, इसका मतलब क्या है? वो अंडर एनफोर्स सेक्शन है। जैसे मैंने आपको अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट और बैलेंस सेक्शन के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। बेंडिंग मोमेंट अगर डिज़ाइन की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट डिज़ाइन क्या होता है? बैलेंस से कम होता है अंडर एनफोर्समेंट के केस में। XU लिमिट अगर बड़ा हो, XU अगर बड़ा हो जाता है XU लिमिट से, तो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन हो जाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डिज़ाइन बड़ा होगा बेंडिंग मोमेंट बैलेंस से। ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MOR फोर्थ में क्या होता है? आपको MOR फाइनली निकालना होता है डिज़ाइन में। तो MOR आप कंप्रेशन का, MOR टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? MOR अगर कंप्रेशन की बात करें तो स्पीड में आपको देखना है कि 0.36 FCK.B ब्रैकेट में D - 0.42 XU होता है। अगर मैं बात करता हूँ टेंशन के MOR की तो 0.87 FYEST ब्रैकेट में D - 0.42 XU होता है। ये आपको याद रखना है। अंडर एनफोर्समेंट केस में क्या होता है कि MOR आप टेंशन से भी निकाल सकते हैं, कंप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। ओवर एनफोर्समेंट के केस में क्या होता है? MOR आपको कंप्रेशन से निकालना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिज़ाइनिंग में आप देखेंगे तो डिज़ाइनिंग में आपको दो फॉर्मूले ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रखने हैं। जब आप कंप्रेशन साइड का अगर MOR का फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? एक फॉर्मूला निकल के आता है लीवर आर्म कोएफिशिएंट। मतलब क्या होता है? 1 - 0.42 K। ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। J = क्या होगा? 1 - 0.42 K होगा। ये J का फॉर्मूला है। MOR जब कंप्रेशन साइड का यूज़ करते हैं तो ये आपको होता है, ठीक है। वहाँ से फॉर्मूले से ही आया, ठीक है। 0.36 FCK.B FCK.K.JDB। इस तरह हमने याद नहीं किया। हमने कैसे याद किया वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.36 FCK.KJ क्या याद करोगे? 0.36 FCK.KJ। BD² को अलग कर लो, 0.36 FCK.KJ क्या होगा? वो Q बन जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साथ में BD²। तो ये फॉर्मूला आपने बहुत जगह देखा होगा, MOR = QBD², वहीं से आता है। और Q क्या होता है? 0.36 FCK.KJ। तो यहाँ पे दो तरीके से दो फॉर्मूलेज, यहाँ पे टेंशन साइड का यूज़ करेंगे तो उसमें DJ आता है, और कंप्रेशन साइड का यूज़ करते हैं तो क्या आता है? KJ आता है। तो बस KJ और DJ याद करना, बाकी सब ठीक है। कि Q क्या होगा? 0.36 FCK.KJ होगा, और यहाँ पे 0.87 FYEST.DJ होगा। बस यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? ST निकाल सकते हैं। यहाँ पे D आप कंफर्म कर सकते हैं। अब जो Q का होता है वो टेबल यहाँ पे है कि 0.148 FCK, 0.138 FCK, 0.134 FCK। ये होता है ग्रेड के अकॉर्डिंग, जो भी ग्रेड की स्टील होगी उसके बेसिस पे आपको Q निकालना होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे क्या होगा कि आपका अगर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बार निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बार कैसे निकालते हैं? टोटल रेनफोर्समेंट कितना है इंटू π/4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ बार्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ बार्स निकालना है तो टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना है डिवाइड बाई एक बार का स्टील कितना है वो निकाल लेंगे। स्पेसिंग की बात करते हैं 1000 डिवाइड बाई n होता है, ये स्पेसिंग हो जाएगा। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो नीचे आपकी लिखी हुई हैं कि स्पेसिंग में, स्पेसिंग जो होता है डायमीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कभी कभी स्पेसिंग दे देता है और उसी का डायाब बार दे देता, दूसरे की स्पेसिंग देगा और दूसरे का डायाब बार पूछेगा। तो ये आपको याद रखना है कि स्पेसिंग जो होती है डायमीटर के स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब उसके प्रोपोर्शनल होती है, वहाँ से निकाल सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि यहाँ कवर हो नहीं सकती, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन चलेगा बहुत स्पीड में। अब डिज़ाइन के स्टेप्स आप देख सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे डी के कैसे हम निकालते हैं। तो कैपिटल डी का निकालने का तरीका है स्पैन डिवाइड बाई 10 करके। बी क्या होता है? विथ जो होता है वो कैपिटल डी का 1/2 पार्ट होता है या 1/3 पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फैक्टर्ड लोड कैसे निकालते हैं? टोटल लोड डेड लोड प्लस लाइव लोड के बराबर होगा। अगर मैं टोटल लोड की बात करूँ तो ये हो गया। फैक्टर लोड क्या होता है? उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना होगा एक्सटर्नल लोड की वजह से। उसके बाद उसको चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे? डी इज इक्वल टू क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ, जैसे आपने बात किया था MOR क्या होता है? QBD²। वैसे यहाँ वहाँ से ये क्या निकालना होता है? डी निकाल दो। डी क्या हो जाएगा? MOR डिवाइड बाई QB हो जाएगा,
ठीक है। अब अगर डायमेंशन जो हमने ऊपर निकाली है डी और बी अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर से हम सेक्शन को क्या करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे रखना। उसके बाद अल्टीमेट में हम क्या निकालना होता है, डिज़ाइनिंग में AST निकालना होता है, एरिया ऑफ द पार्क। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए आपने वो देखा ही होगा, MOR का फॉर्मूला आपने देखा होगा कि MOR का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY AST, ब्रैकेट में क्या होता है DJ, आपने देखा था कि 0.87 FY AST और DJ। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, MOR इज इक्वल टू 0.87 FY AST डॉट DJ, ठीक है। तो AST निकालना है तो क्या हो जाएगा, MOR डिवाइड बाई 0.87 FY DJ। तो ये AST निकालने का फॉर्मूला है, MOR डिवाइड बाई क्या होगा 0.87 FY डॉट DJ, जो मैंने अभी पहले बताया था। अब यहाँ पे देख लो AST हो गया, N निकाल लोगे, स्पेसिंग, इसका फॉर्मूला सब क्लियर हो चुका है। यहाँ पे देखो अगर SSB केस में बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। पर कैंटिलीवर की बात करें तो रेनफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये SSC 2024 में भी पूछा जा चुका है। CDC से हमने याद किया कि क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन और मतलब कोलैप्स, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के बेसिस बात करेंगे। तो पहला कंक्रीट और स्टील, इसमें क्या क्या आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टीज़ होते हैं लिमिट स्टेट मेथड से, तो कोलैप्स, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, CDC कोलैप्स, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग। कंक्रीट में 1.5, 1 और 1.3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, स्टील में 1.15, 1 और 1, ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। उसके बाद डबली रेनफोर्समेंट बीम स्टार्ट होती है। डबली रेनफोर्समेंट बीम में क्या है, इसको हम कम डिज़ाइन करते हैं जब डिज़ाइन मोमेंट क्या होता है, बैलेंस से ज़्यादा होता है, जब B और D मतलब उसके डायमेंशंस फिक्स कर दिए गए हों तब इसको हम डिज़ाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब से सिंगली रेनफोर्समेंट में जो हमने बात किया था वहाँ पे टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया था, यहाँ पे कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, इसलिए इसको डबली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट किस तरह हमने प्रोवाइड किया है, वैसे कंक्रीट को बाहर निकाला तभी तो स्टील को यहाँ पे एडिशनल हमने ऐड किया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ जो कंक्रीट यहाँ से जो निकाला है वो एरिया ऑफ स्टील के बराबर ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा स्टील हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने बात किया डी नोड क्या था, इफेक्टिव कवर था टेंशन साइड में, एक DC आ जाता है इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन साइड में। ये कब आता है, जब हम ASC प्रोवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड में। इसकी वजह से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेन भी आ जाता है और एक एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, स्ट्रेस भी आ जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं जैसे वहाँ पे आपने देखा। यहाँ पे लीवर आर्म भी एक्स्ट्रा आ जाता है, D-DC, वहाँ पे लीवर आर्म क्या था, D-0.42 XU। ये सिंगली की बात है, डबली की बात है। यहाँ पे जो स्ट्रेन आता है ESC, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 0.0035 XU - DC/XU। ये कैसे निकलता है, यहाँ देखिए एक बड़ा वाला ट्रायंगल हम लेते हैं और एक ये वाला ESC वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन दोनों को जब इक्वेट करते हैं तब ये फॉर्मूला निकल के आता है। ESC = 0.0035 क्या होगा, XU - DC/XU, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ डबली रेनफोर्समेंट के एनालिसिस की देखें तो एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले XU लिमिट निकालना होता है स्टेप 1 में, ये आपने निकाल लिया। फिर XU यहाँ पे कैसे निकलेगा, XU निकालने के लिए कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को बराबर करते हैं। कंप्रेशन फोर्स तो वही रहेगा, पहले जो स्टार्टिंग में वहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लिखे थे वो तो लिखेंगे ही 0.36 FCK B.XU, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड किए हैं उसकी वजह से क्या आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा। तो वो कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने क्या किया, कंक्रीट को यहाँ से निकाला है, तब तो स्टील को ऐड किया है, तो कंक्रीट को निकाला है तो वहाँ से कितना फोर्स बाहर निकलेगा, तो 0.45 FCK.ASC, ये कंक्रीट के निकालने की वजह से है। और जब स्टील को हमने इसके अंदर किया तो यहाँ पे FCK.ASC FSC.ASC आ जाता है स्टील की वजह से, ठीक है। इसको बराबर करते हैं 0.87 FY AST से। बस इतना चीज़ें आप याद रखोगे तो सिंगली और डबली में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो XU का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद कंपेयर करना होता है XU और XU लिमिट को, उसके बेसिस पे बैलेंस, UR और अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन आ जाता है। उसके बाद MOR निकालना होता है, एनालिसिस क्योंकि हम बात कर रहे हैं। तो MOR अगर टेंशन साइड से निकालेंगे तो फोर्स इंटू लीवर आर्म करेंगे। अब टेंशन साइड में या तो आप लीवर आर्म पहला यूज़ करें या दूसरा लीवर आर्म यूज़ करें, निकाल सकते हैं। पहले लीवर आर्म के लिए क्या होगा, 0.87 FY AST D - 0.42 XU। अगर टेंशन साइड की बात करें 0.87 FY AST D - DC हो जाएगा। कंप्रेशन साइड की बात करें तो MOR कंप्रेशन साइड में क्या हो जाता है, 0.36 FCK.B.XU D - 0.4542 XU। ये हो गया जो हमने पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं सिंगली में। उसके साथ में एड ऑन क्या हो जाता है, ASC FSC - 0.45 FCK इंटू D - DC। ये आप हो जाता है कंप्रेशन साइड में डबली के केस में फॉर्मूलाज। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पे डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइनिंग में हमने बात कर ली कि बी और डी फिक्स होगा तब हम डब्ल्यू की डिज़ाइन करेंगे, और डिज़ाइन मोमेंट क्या होगा, अगर बैलेंस से ज़्यादा होगा तभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या, एक तो बी बैलेंस होगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा MOR भी आता है, तभी क्या है डिज़ाइन आपका ज़्यादा है बैलेंस से, ठीक है। तो वहाँ देखेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी हम स्टील प्रोवाइड करते हैं डब्ल्यू में, तो हम कंप्रेशन साइड के साथ साथ थोड़ा स्टील टेंशन साइड में प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे AST1 और AST2 निकलता है। AST1 जो निकलता है वो निकलता है जो आपने पहले सिंगली में निकाला था, उसी तरीके से देख लेगा MOR बैलेंस बराबर AST1 क्या होगा, MOR बैलेंस डिवाइड बाई 0.87 FY D माइनस 0.42 XU लिमिट। अगर AST2 की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 0.87 FY D माइनस XC। AST टोटल की बात करेंगे तो AST1 हो जाएगा, AST2 हो जाएगा। अगर ASC की बात करेंगे तो ASC क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एक्स्ट्रा डिवाइड बाई FSC माइनस 0.4545 FC के D माइनस DC। ये हो जाता है ASC का फॉर्मूला, AST1 और AST2 यही निकालना होता है डिज़ाइनिंग में सारे स्टील के एरिया के फॉर्मूलाज। और ESC हमने बता दिया। स्ट्रेन में क्या होगा, स्ट्रेन कितना होना चाहिए डब्ल्यू में 0.0035 XU माइनस DC अपॉन XU। अब बात करेंगे स्टील, कुछ IS कोड यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील का अगर IS कोड की बात करें तो 432 IS कोड 1982 होता है। HOST की बात करें 786 1895 होता है। हैंड ड्रॉन स्टील की अगर बात करेंगे तो IS कोड है 1566। स्ट्रक्चरल स्टील कन्फर्मिंग टू ग्रेड ए के रिगार्डिंग अगर स्टील की बात करेंगे तो उसका IS कोड क्या है 2062 होता है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर डिटेलिंग, जहाँ पे RCC की डिटेलिंग होती है, वो IS कोड SP 34 से पढ़ते हैं। अगर प्रैक्टिस फॉर डिज़ाइन एड्स टू 456-2000 की बात करेंगे तो IS कोड कौन सा होता है SP 16 यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है बीम डिज़ाइनिंग, जहाँ पे सिंगली हमने बात किया और डबली बात किया, और सिंगली डबली के सारे यहाँ पे क्या हुए फॉर्मूलेज यहाँ पे हम लोगों ने देखी। अब जो होगा फ्लैंज सेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम ये स्टार्ट करेंगे फ्लैंज सेक्शन कल से। फ्लैंज सेक्शन और जो शियर स्ट्रेस वाला जो चैप्टर है वो भी हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट सीरीज़ में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको सीरीज कैसी लग रही है ये भी हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्लैंज सेक्शन के बारे में, और शियर वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, और अगर और भी कुछ कवर हो पाएगा तो वो भी कवर कर देंगे, ठीक है गाइस। यहीं तक वीडियो को रखते हैं। थैंक यू गाइस।